नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कहीं कहीं सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी को कई कई नामों से पुकारा जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब ईसा पूर्व मतलब बीसी। अब वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कई जो तारीख है, जो कई समय है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें अलग अलग बताई है। लेकिन फिर भी हम रेडियो कार्बन 14 जो एक विश्लेषण पद्धति होती है, इसके आधार पर जो सबसे अ, हम कह सकते हैं प्योर, तो वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 आपको मानना पड़ेगा। तो हम रेडियो कार्बन 14 की जो पद्धति के आधार पर इसको हम मानते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। वैसे तो इसके अलावा कई लोगों ने अलग अलग तारीख बताई है। जो हमारे जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में इनका रोल था, उनने तो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व या बीसी बताया। ठीक है। एनसीईआरटी किताबों में कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है, और कुछ किताबों में डीपी अग्रवाल है, ऐसी कई किताबों में 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व आसपास बताया है। तो इस बातों को आप दिमाग से निकालें तो टोटल हम रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से एक 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हम लेते हैं। उसकी चर्चा थोड़ी बहुत आगे करेंगे। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता में अब सिंधु घाटी सभ्यता में एक धातु का प्रयोग हुआ, वो था कांस। अब कांस क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है? आपने सुना होगा कि ओलंपिक में 3 पदक मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज होता है, तो सबसे तीसरे नंबर के व्यक्ति को मिलता है। ब्रॉन्ज धातु कॉपर प्लस टिन मिलकर बनती है। कॉपर मतलब तांबा, तांबा प्लस टिन मिलकर ब्रॉन्ज बनता है। याद करो, इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हम एक टॉपिक और पढ़ चुके हैं, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हमने पढ़ा था, हल्का सा याद करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र थे जहां एक अलग प्रकार की संस्कृति या सभ्यता का कार्यक्रम चल रहा था, जो ग्रामीण सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। वहां लोगों ने तांबे का प्रयोग किया पत्थर के साथ साथ, लेकिन यहां ब्रॉन्ज का उपयोग होने लगा था। इसके अलावा हम एक प्रकार से ये भी देखें, जब तांबा पहले आएगा, तांबे में हम टिन मिलाएंगे जब, तो ब्रॉन्ज आएगा। ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्रॉन्ज या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें। अब नीचे वाली लाइन देखें। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, बहुत एडवांस थे। ठीक है। अब इनको जो इनके नगर थे, जो इनके शहर थे, बहुत अद्भुत थे, जो वर्तमान के हमारे जैसे हैं, बड़े बड़े शहरों जैसे। ठीक है। जो आपकी घर में जो पानी निकालने, खराब वाला पानी होता है, नालियों के माध्यम से शहरों में निकलता था। जो रोड होती थी वो समकोण या अलग प्रकार से चौराहा बना होता था। हम बड़े विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो मतलब सिंपल कहें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर निर्माण। मोहनजोदड़ो में तो बहुत अद्भुत चीजें थी। पुल थे, सॉरी, स्विमिंग पूल थे बड़े बड़े। ये चीजें हम आगे देखेंगे। हल्का सा और हम बात करेंगे, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मिस्र वाली सभ्यता भी पाई जाती है, मेसोपोटामिया वाली सभ्यता भी पाई जाती है। इनसे आकार में ये बड़ी थी। ठीक है। इसका लगभग जो अगर हम एरिया करें तो वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हो, 13 लाख वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। तो मतलब ये मिस्र या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता पाई जाती है उससे भी अद्भुत थी और बड़ी थी। ठीक है। और नगर के मामले में तो अद्भुत थी।
इसकी हम करेंगे चर्चा। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर, सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक ब्रोंज युगीन सभ्यता थी, इसका समय हमने देखा, और ये शहरी सभ्यता थी। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, ताम्रपाषाण काल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हमने देखा था, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसकी चर्चा हम पुराने वाले टॉपिक में पूरी तरह कर चुके हैं, कृपया उसमें एक बार और देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब भारतीय इतिहास को, अब सिंधु घाटी सभ्यता को टॉपिक उठाने से पहले हम एक थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि देखते हैं कि आप कहां कहां से निकल के आए हो। हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में सबसे पहले आपने प्राग ऐतिहासिक काल देखा। इसको हमने मानव की उत्पत्ति या 10 लाख या 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व बांटा था। फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल, जो हमें पढ़ना प्रोटो, फिर ऐतिहासिक काल जिसके बाद पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें पहले सिंधु घाटी सभ्यता उठानी है, फिर हम वैदिक सभ्यता उठाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 प्रकार से बांटा था: प्रापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, नियोलिथिक एज। इसके बाद यहां बीच में, याद हो आपको, हमने ताम्रपाषाण काल भी तैयार किया था कि नवपाषाण काल के खत्म होने और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले एक नया ये संस्कृति जन्म ले रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर, मतलब भारत के अंदर, उसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अब कहने पे सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण काल साथ साथ चल रही थी, और हल्का से जस्ट पहले ताम्रपाषाण पहले आई थी, तांबा पहले आया था और ब्रॉन्ज पहले आया था। तो यहां से हम एक बार देख सकते हो, आप यहां हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वह काल, वह युग जिस काल में व्यक्तियों ने, मनुष्य ने, मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, लिखना जानते ही नहीं थे, तो अपनी चित्र के माध्यम से अपनी भावना का व्यक्त करते थे। भीम बेटिका हमने पढ़ी थी। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ के लोग लिपि जानते थे, लिखना जानते थे, लेकिन उस लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। वो हम आगे करेंगे चर्चा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से उठाना है, एक प्रकार से हमने पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं। अब देखते हैं और आगे, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, यहां देखें। प्राचीन इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उन प्राप्त लेखों को, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो भी कुछ भी मिले हैं खुदाई के माध्यम से, उन प्राप्त लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में, इससे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल था, यहां तो लिपि नहीं थी, लिपि जानते नहीं थे। भावना के माध्यम से गुफा में चित्रों के माध्यम से लिख देते थे, उसको समझते थे। और यहां हल्का सा अंतर यह है, तो ये लिपि लिखना जानते थे, वो अलग बात है कि आज तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, उसमें क्या लिखा है। तो आद्य ऐतिहासिक काल प्राचीन इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब मनुष्य लिखना जानता था, लेकिन उस प्राप्त लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहा कहते हैं। पहले में लिपि नहीं थी, दूसरे में लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं, पर इतिहास कैसे लिख लेते हैं? सिंपल बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, या जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो पत्थर के औजार मिले हैं, या कुछ भी मिला हो, जो खुदाई के माध्यम से मिलते हैं, उनके उनको देखकर अनुमान लगाया जाता है ये समय की है। उसमें C14, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है ये क्या सोचते थे, क्या करते थे। तो टोटल इनको इतिहास लिखने में जो आद्य ऐतिहासिक काल हो या प्राग ऐतिहासिक काल हो, इनको पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग करना पड़ता है। जो खुदाई के माध्यम से जो वस्तुएं मिलती है, उनको देखकर अनुमान लगाया जाता है प्रमाण के साथ कि ये समय का ये हाल था। ठीक है, दोनों में, आद्य ऐतिहासिक काल ले लो या प्राग ऐतिहासिक काल ले लो, दोनों में ही पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग करना पड़ता है। इतना देखो, आगे लिखो आगे।
अब जो लिपि ऐसी कैसी है कि आज तक इतिहासकार या कोई एक्सपर्ट समझ नहीं पाए क्या लिखा है। आगे हम मौर्य काल में अशोक पढ़ेंगे, अशोक के जो शिलालेख थे, पत्थर थे, अभिलेख थे, उनको भी पढ़ने वाला जॉर्ज प्रिंसिप बाद में उसने पढ़ लिया था। तो बड़ी मेहनत लगती पढ़ने में, कहते हैं वो मेंटली पागल भी हो गया था या जो भी चीज़ें होगा आगे देखेंगे अपन। अब मेन बात यह है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि थी जो हम पढ़ नहीं पाए हैं उसको हम देखते हैं। कैसी लिपि है? इंडस स्क्रिप्ट या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती लिपि, इसको नाम अलग अलग प्रकार का नाम जरूर ध्यान रखें। कहते हैं इंसान पहली बार सरस्वती नदी पर रहना शुरू किया था, अपनी बस्ती बनाई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। तो ऐसी लिपि हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इनको समझो क्या होगा। यहाँ स्वास्तिक भी है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है पहली बार यहीं सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था, जो हमारे हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ओके, चलो हम ये तो तैयार इनने बनाया है वस्तुएं देखकर, जो प्रमाण के साथ हम देखते हैं, जो कुछ चीज़ें मिली हैं उनके माध्यम से लिपि देखते हैं। अब जो पशु बने हैं, जानवर बने, जो चित्र बने हैं, इनके आसपास जो लिखा हुआ है ये लिपि है। अब इस लिपि को समझ नहीं पाए हैं आज तक इतिहासकार या कोई जो भी एक्सपर्ट है लिपि पढ़ने वाला। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि थी, लिखना भी जानते थे लोग, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल में कहते हैं, और प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखना ही नहीं जानते थे। और आगे चलते हैं, इनको एक बार देख सकते हैं आप। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेन टॉपिक पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता हल्का सा मैं 2-3 लाइन और बोल देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये पूरा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था, खंड भारत, जिसको हम दक्षिण एशिया भी कह सकते हो वर्तमान का। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। इतने साल पहले हमने, आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल फिर ग्रामीण रह जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। कितना हाईटेक था भारत कि नगरी क्रांति हो गया था, शानदार घर बने थे, वर्तमान घर के अंदर सुविधा होती है वो भी चीजें थी, ठीक है, नाले थे, पानी की व्यवस्था थी, लोग व्यापार भी करते थे, ये सब पढ़ेंगे आगे अपन। तो हमने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरी क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। अब ध्यान रखें, अभी और देख लेते हैं अपन, यहां लिखा हुआ कि रेडियो कार्बन 14 पद्धति, विश्लेषण पद्धति के माध्यम से हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। तारीख क्या है? 2350 से लेकर 1750 बीसी या ईसा पूर्व। फिर हम जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं हम देखते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता से नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब खुदाई के माध्यम से इस नदी के आसपास जो पहला शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। अपन थोड़ी देर बाद और इसकी करेंगे चर्चा, पूरा कंडेंट आगे हम देखेंगे। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? ये नीचे लिखा है, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जब खुदाई हुई, जो पहला शहर मिला था 1921 में वो हड़प्पा मिला था। तो अनुमान नहीं था कि हो सकता है एक ही शहर मिला हो। अब ये पहले मिला 1921 में, पहला मिला हड़प्पा, तो हड़प्पा नाम रख दिया। फिर हड़प्पा के बाद अगले साल मोहनजोदड़ो मिल गया। फिर देखा गया, खुदाई करते गए, खुदाई पाकिस्तान में खुदाई होती रही तो बहुत बड़ा एरिया मिल गया, लगभग 13 वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग एरिया मिल गया। लंबाई में 1600 किलोमीटर और 1600 या 1400 किलोमीटर इंटू में कर दें आप, इतना बड़ा क्षेत्र है। अब हड़प्पा सभ्यता थोड़ी कहेंगे, फिर अब एक शहर होता तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, लेकिन पहला शहर हड़प्पा मिला था। लेकिन बाद में कई शहर पाए गए, तो 7 शहर तो ऐसे हैं जिनको आप शहर बोल सकते हैं, बाकी गांव भी थे। अब इसके कारण इसको हड़प्पा कहा गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे लिखो इसको पहले, फिर मैं आपको थोड़ा और अच्छे समझाऊंगा। लिखें फटाफट। चलिए, अभी हमने इतना देखा कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा शहर पहले मिला खुदाई से 1921 में, तो हड़प्पा नाम रख दिया गया। लेकिन बाद में शहर पे शहर मिलते गए, तो फिर पूरी नदी के आसपास जो एरिया है उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। ये चीजें आपको हल्की सी और आगे समझ में अच्छी आएगी। देखो सामने, देखें तो सबसे पहले हम ये जो नदी दिख रही है आपको, सिंधु नदी, तो ये नदी थी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले आप यहां इतना देखो कि पूरी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सैंदव सभ्यता, सब एक ही होती है, नाम एक ही है। तो सिंधु नदी के आसपास जितनी भी शहर बसाए गए वो कहां कहां फैले हैं, उनको मैप के माध्यम से एक बार आप देखें। ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखो, भारत में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक आया है, दामाबाद तक हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ राजस्थान आया है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी थोड़ी हम देखेंगे आगे अच्छे मैप में। ठीक है, यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर भी आया होगा। ये पूरा पाकिस्तान ज़्यादा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वहीं मिले हैं। तो टोटल आपके दिमाग में भी ये ध्यान रखो, ये मैप देखें कि ये पूरा पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु नदी के आसपास ये मान लो हमारी सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी के आसपास जितनी भी शहर बसाए गए। अब सिंधु नदी, मेन सिंधु नदी, उनकी कुछ सहायक नदी भी होती है, रावी हो गई, ब्यास हो गई, चिनाब हो गई। ठीक है, अब सिंधु नदी के आसपास छोटी छोटी जो सहायक नदी भी, वहां भी कुछ शहर बसाए गए। तो पूरे एरिया को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक बार अपनी आंखों में एक बार अच्छे से इस मैप को तैयार करो। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र लिया हमने। अब इसमें हम थोड़ा शहर देखते हैं, थोड़ा बहुत। सबसे पहले आगे जो ऊपर लिखा है, जो मुझे समझाना है, वो एक बार देख लें आप, कि यहां थोड़ी मैं और ऊपर ले जाता हूं आपको पृष्ठभूमि पर, कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो, मैं मोहनजोदड़ो की थोड़ी कहानी सुनाता हूं। मोहनजोदड़ो के आसपास जो शहर है, यहाँ रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ लोगों को खुदाई के समय कुछ ईंटें मिली। जब जो भारतीय पुरातत्व विभाग थे, इनके जो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, जॉन मार्शल, इनको पता लगा, इनने देखा कि ईंटें तो अद्भुत हैं यार, ये कोई सिंपल ईंटें नहीं हैं। फिर बाद में और पता लगाया तो आसपास उनके छोटे मोटे गांव थे, आधुनिक पाकिस्तान 1921 की बात करें,
उनने बताया भैया जो हमारे गांव के जो घर बसे हैं वो तो हमने यहीं खुदाई से ले जाते हैं, हमारे घर बनाते हैं। फिर जॉन मार्शल साहब थे, ने देखा कि यार कोई बहुत बड़ी चीज़ है, फिर उन्होंने पूरा पूरा खुदवाया। जब हड़प्पा मिला, सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के डायरेक्शन में या निर्देशन में राय बहादुर साहनी व्यक्ति हुआ करते थे। 1921 में इनको काम दिया कि आप इधर खुदाई करें। तो पहली जो शहर मिला वो मिला हड़प्पा। कौन सा मिला? हड़प्पा शहर मिला। कौन के डायरेक्शन में? जॉन मार्शल के निर्देश निर्देशन में। ये अधिकारी हुआ करते थे। इनको काम दे दिया। तो इनने पहले 1921 में शहर ढूंढा हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा शहर कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर देखा, फिर और काम दिया कि किन व्यक्तियों को? राखलदास बनर्जी को दिया 1922 में। इनने तैयार, मतलब इनने अपनी टीम लगाई होगी कि आपको उधर खुदाई करनी है, आप इधर खुदाई करनी है। मोटे मोटे तौर पे आप सिंपल अपनी शब्दों में समझ लो। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने भी तैयार कर दिया। भाई नया शहर मिला। और मोहनजोदड़ो तो और अद्भुत था। जब देखा, भयंकर क्षेत्र देखे, जब देखा कि बड़े बड़े शहर बसाए गए खुदाई के माध्यम, जब ढूंढा गहराई में तो पूरे पूरे शहर मिल गए। ओके, ये चीजें हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे मिले। तो कहने का मतलब, हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं जब खुदाई के माध्यम से पहली बार 1921 में हड़प्पा शहर मिला तो हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। उम्मीद यही थी कि एक ही शहर मिलेगा। फिर बाद में 1922 में, फिर जब देखो जब समय मिलता गया आगे शहर पे शहर मिलते गए। फिर हड़प्पा ही थोड़ी कहते उसको। फिर मोहनजोदड़ो और अद्भुत अद्भुत मिला। फिर यहाँ देख लो, लोथल मिल गया, कहीं मेहरगढ़ मिल गया, कहीं आलमगीर, तो बहुत कहीं राखीगढ़ी, कहीं कालीबंगन, ऐसे कई शहर मिलेंगे। तो बाद में इनने मोटे मोटे तौर पे देखा कि भैया ये सिंधु नदी है, इंडस नदी, ये सिंधु नदी देखो यहाँ, ये सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी के आसपास पूरे क्षेत्र में ये देखो सिंधु नदी, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्रयास करूंगा। ये सिंधु नदी हो गई हमारी। इनने देखा कि यार सिंधु नदी के आसपास, अब हड़प्पा हम देखेंगे अलग नदी पर बनाया गया, रावी नदी पर, लेकिन ब्यास उसकी है, सहायक नदी इंडस नदी की है। इनने देखा कि यार पूरा क्षेत्र ठीक है। 1921 में हड़प्पा मिला, हम हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। एक साल बड़ा चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो मिल गया, ये लिखा मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो मिल गया। फिर ऐसे कई शहर मिलते गए। जब देखा कई साल तक ये काम चलता रहा, जब देखा कि भैया पूरा क्षेत्र ले लो, ये वाला देखो, यहां से लेकर पूरा क्षेत्र यहां तक देखा, ये तो बहुत ज्यादा शहर में पूरे पूरे शहर मिले गए। फिर इनने क्या देखा कि भैया नदी थी, इंडस नदी, ये सेंटर पॉइंट में थी। इसके आसपास दाएं बाएं उत्तर दक्षिण में इसकी सहायक नदी के आसपास कई छोटे बड़े शहर मिले और कई गांव मिले। इनने फिर मोटे मोटे तौर पर सिंधु नदी के आसपास जो बस्तियां बसी थी, शहर बसे थे उनकी सहायक नदियों पर, तो फिर सिंधु नदी सभ्यता कहने लगे, सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। इसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हो, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कह सकते हो। लेकिन हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, मेहरगढ़ हो, ठीक है, कालीबंगन हो, लोथल हो, आलमगीर हो, मांडा हो, दैमाबाद हो, ये सब शहर हैं उसके सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, उसकी सहायक नदियों पर या उससे थोड़ी बहुत और दूर पर, आगे पीछे जितनी भी दूर कह सकते हो आप, 1000 किलोमीटर तक में एक एवरेज, तो सब उस एरिया को हम कहने लगे उसी समय पर सिंधु घाटी सभ्यता। समझने की कोशिश करो। ये हो गई कि भैया भारतीय पुरातत्व विभाग में जो खुदाई के माध्यम से जो चीजें प्राप्त करते हैं, उस समय देश गुलाम था, जो जॉन मार्शल साहब थे, उनने देखा, उनने पता लगाया। फिर 21 में काम दिया राय बहादुर साहनी को। हम हड़प्पा को अच्छे बाद में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक एक एक शहर पढ़ेंगे। राखा बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो खोद दिया। फिर खुदाई के माध्यम से नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ध्यान दें आप, कि ये तो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे या महानिदेशक थे, कौन? जॉन मार्शल। ये उस समय जॉन मार्शल महानिदेशक हुआ करते थे तत्कालीन। लेकिन भारत में पहली बार
भारत में पहली बार जो पुरातत्व के माध्यम से या पुरातत्व या जो खुदाई के माध्यम चीजें पता लगाई जाती, पुरानी चीजों को इकट्ठा किया जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है, इनकी शुरुआत किसने की थी? तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय, लिखने पे लिख सकते हो आप, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम अपन देखेंगे लास्ट में, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता लिखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य उसमें लिखाने प्रयास करूंगा। मतलब भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। आप कई जगह जगह पढ़ेंगे, कनिंघम में पढ़ेंगे, एमपी में पढ़ेंगे कई जगह। तो ये पिता हुआ करते थे, भारत में शुरुआत इन्होंने की थी। इनको भी मौका मिला था इस एरिया में अवलोकन करने का, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, ये अवलोकन सही से नहीं कर पाए, ये इन्हें ध्यान नहीं दिया, तो ये समझ नहीं पाए इस एरिया की वैल्यू या इसका महत्व नहीं समझ पाए। लेकिन बाद में 1921 में जब जॉन मार्शल यहाँ के डायरेक्टर जनरल बने या महानिदेशक बने, इनने इसकी वैल्यू को समझा। ठीक है, अब सोने की वैल्यू या हीरे की वैल्यू वही समझ सकता है जिसको नॉलेज हो। इनने फिर खुदाई काम शुरू करवाया, फिर अद्भुत हमारे 1921-22 में फिर शहर पे शहर मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया जाता है। आज जॉन मार्शल का नाम सिंधु घाटी सभ्यता में लिया जाता है, इनने काम शुरुआत किया था। ये हमारा क्षेत्र हो गया, ये पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो गई। अब देखो, इससे पहले हमने देखा, देखो इतना एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास पूरा। मैंने सैंदव सभ्यता लिखा है, ध्यान रखें हिंदी वालों बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में तो एक ही मिल जाएगा नाम, इंडस। यहाँ आप अलग अलग प्रकार से नाम होते हैं, तो मैं लिखने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैप को मैपिंग करो, ये हमारा क्षेत्र था। अब थोड़ा और हमने यहाँ सूरत शहर बसा दिए, यहाँ से हड़प्पा हो गया, ये देखो रावी नदी के आसपास हम देखेंगे कि शहर उठाएंगे, ये मेहरगढ़ हो गया, ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये लोथल हो गया, ऐसे कई शहर मिलेंगे आपको। ठीक है, कहने का मतलब यह है इंडस नदी के आसपास, छोटी बड़ी नदियों के आसपास या खुद इंडस नदी पर या सिंधु नदी पर शहर बसाए गए, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब और थोड़ा मैप में डीप लेके चलते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। कि आपने बताया कि क्षेत्र हमारा इतना था, फिर आपने थोड़ा बहुत और शहर बसाए, तो डीप लेके चलते हैं। आप थोड़ा और थोड़ी खिचड़ी पकाते हैं, कई शहर हुआ करते थे। तो अगर हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कितना बड़ा था, अब हर क्षेत्र में उत्तर एरिया भी रहेगा, दक्षिण क्षेत्र भी रहेगा, सबसे पूर्वी भाग भी रहेगा, दक्षिण भाग भी रहेगा, पश्चिम भाग भी रहेगा। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता जो समकोण के आकार का लगभग है, इसमें अगर हम दिशा के आधार पर देखें कि सबसे उत्तर दिशा में कौन सा क्षेत्र है, वो मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीर है, और पश्चिम में पाकिस्तान में खुद कांगेडोर है। इसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां अपन जो मैप थोड़ा डीप लेके चलते हैं, यहां आपको कुछ नहीं दिखाया मैंने। मान लो इस एरिया में उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व एरिया कौन सा है, सबसे उत्तरी एरिया जहां सिंधु घाटी सभ्यता फैली, सबसे दक्षिण एरिया जहां सिंधु घाटी सभ्यता की पहुंच रही, और पश्चिम उत्तर दक्षिण एरिया हमने देख रहे हैं। ये हमारे एरिया पूरा। अब यहां देखो, यहां लिखा है मांडा, देखो ये मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के आसपास, हम लिखेंगे आगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। अगर हम कहें, इसको हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी प्लेस या उत्तरी स्थान या नॉर्थ प्लेस, ये उत्तरी भाग हो गया। उत्तर ये है, दक्षिण नीचे होगा ये वाला, ये दैमाबाद। ये मैंने ब्लैक में आपके लिए तैयार करके लाया हूं कि आपको थोड़ा आसानी दिख जाए, वैसे इस मैप में नहीं था वो। अब दैमाबाद ये है, आप देख रहे हो स्पष्ट तरीके से, ये दैमाबाद ये वाला एरिया है, ये चीजें। अब दैमाबाद ये मांडा उत्तरी भाग हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता का, या सैंदव सभ्यता का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे नीचे वाला हमारा दैमाबाद है, ये दक्षिण भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर हम कहें
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्लेस या साउथ वाला पूरा प्लेस। अब जो आलमगीर है इधर पश्चिम हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। आलमगीर ये हमारा मेरठ उत्तर प्रदेश के पास, ये सबसे पूर्वी भाग हो गया भारत का। ये कौन सा भाग हो गया? ये पूर्वी भाग सिंधु घाटी सभ्यता का या सैंदव सभ्यता का सर्वाधिक ईस्ट प्लेस कह सकते हो आप, या अंतिम बिंदु कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हो गया, ये वाला ध्यान देना, या बड़े आराम से आपको बड़ी आसानी होगी पढ़ने में, कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, यहां देखो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पश्चिम बिंदु कहें या पश्चिम भाग कहें अंतिम, वो हमारा है सुत कांगेडोर। ये नीचे लिख के लाया हूं, थोड़ा आपको इस पर देखे। सुत कांगेडोर ये पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो के और आगे ये एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का है, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, ये चीजें हैं, इसको एक बार देखें फिर आगे चलते हैं। इसका क्षेत्र कहां से कहां फैला, कितना एरिया में रहा? ठीक है भैया, अब देखो और हल्का सा डीप, ऐसे हम एक एक शहर पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आराम आराम से 1 2 3 लाइन हम चलते हैं। यहाँ देखो रोपड़ है, यहाँ बनवाली है, कहीं कालीबंगन देखो, हड़प्पा। ओके, ये देखो मोहनजोदड़ो देख लो, लोथल देख लो, देमाबाद, ऐसे कई शहर पढ़ेंगे हम, ऐसे कई शहर पढ़ेंगे। और ध्यान दें कि हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन पूरे शहर इसमें जितने भी हमारे शहर देखेंगे, पूरे शहर आपके शहर नहीं थे। कुछ एडवांस गांव थे, कुछ गांव थे। हल्का सा सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो हमें ताम्र पाषाण काल, जो कॉपर एज सिविलाइजेशन पढ़ी थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें भी कुछ गांव ऐसे थे, पूरी तरह ग्रामीण नहीं थे। कुछ महाराष्ट्र में हमने देखा तो कुछ ऐसे थे जो एडवांस गांव हो रहे थे, बाद में शहर बन गए। ये चीजें हैं, तो इतिहास को समझने की कोशिश करें, लिंक करने की कोशिश करें तो आसानी आपको होगी। और आप समझ सकते हैं कि सिंधु इतिहास कितनी कठिन चीजें होती है याद करने में। कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता बचपन से आप पढ़ के आए हो, पहली बार तो पढ़ा नहीं है, वो अलग बात है आपके। अब आपको आज पता लग रहा होगा कि ये चीजें होती हैं आसानी से। ठीक है, चलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे शहर नगर नहीं थे, ध्यान रखें। कुछ ऐसे स्पेशल हम कहते हैं 7 शहर, जो कहते हैं सैंदव सभ्यता। केवल 7 सिंधु घाटी स्थल थे, जो शहर थे, उनको इन नगर की संज्ञा दी गई है। जैसे हमारा हड़प्पा हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी शहर था, मोहनजोदड़ो भी शहर था। एक चनहुद्रू नाम की जगह थी, हम देखेंगे आगे, वो भी इसमें दिखा है नहीं है, वो भी शहर था। लोथल, कालीबंगन, ये कालीबंगन लोथल हो गया। ओके, बनवाली, धोलावीर, ऐसे कई मिलेंगे आपको, लेकिन यही मात्र 7 शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हुआ करते। बाकी तो कोई गांव थे, कोई गांव के एडवांस गांव थे। ये चीजें हैं, तो हम आराम से शांति से और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक शहर लेकर। अब इस मैप को और आसान करते हैं अपन। ठीक है, एक बार और देखो शांति से आप। सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को हमने ये देखा, पूरा पूरा डिजाइन थे भारत की और पाकिस्तान की किस बाउंड्री में है। अगर आपसे कोई कहता भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पाकिस्तान में, तो ये गलत है। भारत में भी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में भारत वाला, कुछ उत्तर प्रदेश में, और धीरे धीरे खोज मिल रही है मांडा में। ये चीजें हैं, तो दोनों में थी। ठीक है, और फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता में और थोड़ा जमाने की कोशिश की नदी के आधार पर। फिर हमने और डीप ले गए, देखो पूरा पूरा। फिर हम आगे देखेंगे, अच्छे से मैप देखें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जहां वेदों की रचना होती है। टोटल हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, एक ऋग्वेद था स्टार्टिंग का, सबसे पहला वेद बना ऋग्वेद,
जिसको प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। फिर 3 वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो यजुर्वेद थे, ये बाद में बने थे। स्टार्टिंग वाला जो ऋग्वेद था वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बना था, लेकिन बाद में जो हमारे 3 वेद उत्तर वैदिक काल कहते हैं वो हमारे गंगा नदी के आसपास बना था। चिंता बिल्कुल ना करें, आगे आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा, लेकिन शांति से हो सके तो बार बार इसको देखें, पढ़ें। ओके, ये हम और आगे चलते हैं। इसको हम देखते हैं मांडा, आलमगीर, देवाबाद, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। हम देखते हैं ये क्षेत्र कितना बड़ा था और कितना क्षेत्र का है। इसको हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जमाते हैं। तो सबसे पहले आप इसके आधार पर लिख सकते हो चुनाव। मांडा देखो, मांडा, ये मांडा है, लिखो यहां मांडा लिखें फटाफट। और मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर लिख सकते हैं। मांडा चिनाब नदी पर है। ओके, अब मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग था, जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के और डीप जाए तो दक्षिण तट पे था, इतना डीप नहीं आएगा, लिखने पर आप लिख सकते हो। चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित था। अब वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। अखनूर जिले में, सुनते जाओ, लिखना आदमी लिखना है तो शांति लिख भी सकते हो बाद में, और अपने नोट्स पर जरूर ध्यान रखें। अब चिनाब नदी पर मांडा था, जम्मू कश्मीर में था, अखने जिले में है। इसकी खोज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और कब हुई थी और कुछ व्यक्ति ने की थी। इसकी खोज 1982 में खुदाई के माध्यम से किन 2 लोगों ने की थी? जगपति जोशी और मधुबाला ने की थी। ओके, यहीं शॉर्ट में लिख सकते हो आप। 1982 में इसकी खोज हुई। जगपति जोशी व मधुबाला जी ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन 1982 में हुआ था। इसकी खोज 1982 में कह सकते हो। मांडा चिनाब नदी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग था और चिनाब नदी के दक्षिण तट पर था। अब आते हैं हम दक्षिण भाग, दैमाबाद। लिखो दैमाबाद, ये वाला भाग। बताइए फिर दैमाबाद कहाँ है? देखो महाराष्ट्र में। अभी हम एक एक शहर उठाएंगे शांति से। अब दैमाबाद किस नदी पर? लिख लो भैया, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। अब यहां तारीख मारिक लिखने को नहीं है, इतना ध्यान रखो। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है ये, साउथ प्लेस सिंधु घाटी सभ्यता का। ओके, दैमाबाद प्रवरा नदी पर। और ये प्रवरा नदी थी, इसके बाईं तरफ थी शहर। कहाँ बसा हुआ था? बाईं तरफ। आपने देखा हो कोई अपन देखते हैं पानी, अपनी जो नदी होती है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, कहीं दाएं दाएं क्षेत्र में दूसरा गांव है, दूसरा शहर है, बाएं क्षेत्र में दूसरा गांव होता है, बीच में नदी होती है, ये चीजें होती हैं। अब आ जाओ आलमगीर, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी भाग, आलमगीर। लिखो इसके बारे में थोड़ा। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिला याद है आपको? 1857 की क्रांति यहीं शुरुआत हुई थी, नियम कानून से। वैसे तो बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी मिल चुकी थी, लेकिन शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। इसकी खोज लिखो, या जब
खोदने का या उत्खनन का कार्यक्रम शुरू किया कब हुआ? 1958, 1958। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त। एक संस्था हुआ करती थी, संगठन हुआ करता, समाज हुआ करता था, इसका नाम था भारत सेवक समाज संस्था। कौन सी? भारत सेवक समाज संस्था। उसने कार्यक्रम शुरू किया था खुदाई का ही। अब वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज ध्यान रखें। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, आराम से अपना मैप बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से इतिहास याद रहेगी। ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। अब आ जाओ पाकिस्तान में, देखो ये वाला सुत कांगेडोर, ये वाला हमने भाग देख लिया, ये ठीक है भाइयों बहनों। अब आ जाओ ये वाला क्षेत्र, ये सुत कांगेडोर। लिखो सुत कांगेडोर किस नदी पर था? दास्क नदी, दास्क नदी। ओके, ये 1927 में इसकी खोज हुई थी। 1927, 1927 में इसकी खोज हुई। अब इसके अंग्रेज हुआ करते थे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क आरेल स्टाइन नाम के व्यक्ति थे। मार्क आरेल स्टाइन ने की थी। ज़्यादा परेशान मत हो इसमें। सुत कांगेडोर इतना ध्यान रखो, ये कहाँ? पाकिस्तान में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग है। ये हमारे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व के आधार पर हमारे महत्वपूर्ण हैं। अभी शहर तो हमें पढ़ना बाकी है, अद्भुत आगे चीजें मिलेगी, उसमें क्वेश्चन आते हैं। भाई इतना ध्यान रखो, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 जो हमारे अंतिम पॉइंट थे, यहां तक भी खुदाई इससे आगे नहीं बढ़ी है। देखा आपने कहां कहां पहुंच गई ये एरिया? लगभग देखो क्षेत्र, अगर हम मांडा से उत्तर से हम दैमाबाद दक्षिण तक की बात करें, कितनी लंबाई इसकी? 1400 किलोमीटर। ओके, 1400 किलोमीटर लिख सकते हो। और पश्चिम में सुतकांगी डोर और पूर्व में आलमगीर, इसकी लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें, लगभग हमारा 1500 किलोमीटर एवरेज लंबाई चौड़ाई में था पूरा क्षेत्र। इसको ध्यान रखो। ओके, 1680 पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण हमारे 1400। हम पढ़ते हैं इंडिया का मैप ऊपर से नीचे। ये वाला क्षेत्र जो हमारा था ना, ये वाला, इसका जो एरिया इतना लंबा है, अगर यहां से बात करें हम, ये इसको अपन समझाते हैं थोड़ा। देखो यहां से हम जाएं यहां तक, ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया? पश्चिम से पूर्व। ये कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर ज्यादा है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। अब हम पढ़ते हैं ना चतुर्भुज, अपन वो पढ़ते हैं सड़कें भूगोल में। अब देखो यहां से मांडा से लेकर, सॉरी यहां एक बार दिखा देता हूं मैं, मांडा से लेकर ये वाला एरिया, इसका एरिया हमारा कितना था? जाना चाहते हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी। ये वाला एरिया इसका हमारा 1400 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था जिसको सिंधु नदी कहते हैं। अब सिंधु नदी, ओके, ये हमारी सिंधु नदी थी, इंडस वैली नदी थी, ये जम्मू कश्मीर निकलती है ये।
तिब्बत के आसपास है, ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। इस एरिया के आसपास पूरी सभ्यता बसी गई थी, ये एरिया, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पूरा क्षेत्र आपने अच्छे समझा, मुझे आशा है शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, ओके। टोटल जो एरिया था, अगर हम सिंपल शब्दों में लिखना चाहें लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो मिस्र और मेसोपोटामिया, इनकी भी सभ्यता थी। मिस्र सभ्यता बोलते हो, माया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, भारत की अलग प्रकार सभ्यता, चाइना की सभ्यता, इनमें सिंधु घाटी सभ्यता अद्भुत थी और बड़ी थी। एक लाइन लिखना, लिख लो, जिसका क्षेत्रफल एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो मिस्र देश की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों से बड़ी थी या बड़ा था। आपने देखा इसका पूरा जो आकार, देखो आकार पूरा त्रिभुज, त्रिभुज आकार का है लगभग। ओके, चलो भैया मित्रों, आज का टॉपिक पूरा हुआ। उसके बाद आप चलेंगे, अपन एक एक उठाएंगे, शहर उठाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, और हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपके पूरे पूरे स्पष्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये आप देखो लिपि पूरी हो गई आपकी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।